बच्चे, आज फिर हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स सब है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। A matrix is obtained by interchanging its rows and columns. Is called transpose matrix. Is called transpose matrix. ध्यान से देखो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स में लिखा है। लिखे हैं ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय, एक मैट्रिक्स जो प्राप्त हो, ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग यानी अदला बदली करके इट्स रोज एंड कॉलम्स, रो और कॉलम को अदल बदल दे, रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। उसे हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। थोड़ी देर के बाद हम फिर बोल रहे हैं, प्लस कुछ बात और लिख देता हूं। इफ ए इज ए मैट्रिक्स, इफ ए इज ए मैट्रिक्स, then its transpose is denoted by, सूचित किया जाता है, denoted by a डैश या नहीं तो a के ऊपर t, ऐसे। ए बाद में समझा दो, पहले समझो। इफ ए इज ए मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है, देन इट्स ट्रांसपोज, तब उसका ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाया जाता है। वही लिखा है, इफ ए इज ए मैट्रिक्स, ए एक मैट्रिक्स है, देन इट्स ट्रांसपोज, तब उसके ट्रांसपोज को इज डिनोटेड बाय, सूचित किया जाता है ऐसे। ए के ऊपर डैश लिख देते हैं या नहीं तो ए के ऊपर टी लिख देते हैं। इसको हम ट्रांसपोज ऑफ ए पढ़ेंगे। हम ज्यादातर डैश का यूज करेंगे, लेकिन टी भी अगर रहेगा माथा पर तो घबराना नहीं, इसको ट्रांसपोज ऑफ ए पढ़ा जाता है। क्लियर है? जैसे देखो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ए एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 है, 4 5 6 मान लो, 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हमने लिया, ए मैट्रिक्स। अब कोई कहेगा इसका ट्रांसपोज निकालिए, ध्यान सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। कोई कहेगा इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो ट्रांसपोज कहेगा ये मतलब ऐसे दे देगा, ए डैश निकालिए, ऐसे ए डैश। इसको हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी ए का ही ट्रांसपोज हुआ। ट्रांसपोज को ऐसे सूचित किया जाता है। क्लियर है? या नहीं तो, और या नहीं तो इसी को ए टी लिख देना, ऐसे ट्रांसपोज ऑफ ए इसको पढ़ेंगे। वैसे हम हमेशा डैश का यूज करेंगे, इसलिए कहीं टी भी रहे तो घबराना नहीं, इसको ट्रांसपोज ऑफ ए पढ़ते हैं। अब ट्रांसपोज ऑफ ए होता क्या है, ध्यान से, कितना आसान है। मैट्रिक्स के क्या करो, सारे रो को कॉलम में बदल दो, बस यही समझो। जैसे फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में बदल दो, सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम में बदल, इंटरचेंजिंग करना, यानी सारे रो को कॉलम में बदल देना, यही उसका ट्रांसपोज कहलाता है। जैसे फर्स्ट रो हमारा है 1 2 3, तो इसको हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे, ऐसे 1 2 3 संगत, याद रखना, फर्स्ट है तो फर्स्ट, इंटरचेंजिंग, अदला बदली। फर्स्ट रो को हम क्या कर दिए, फर्स्ट कॉलम बना दिए। फिर सेकेंड रो हमारा है 4 5 6, तो इसको सेकेंड कॉलम बना देंगे, ऐसे 4 5 6। इस प्रकार से यही इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। भारी तो नहीं है, बहुत हल्का है। ऐसे ही ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी सारे रो को, तुम इतना ही समझो, सारे रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना, अदला बदली कर देना है। फर्स्ट है तो फर्स्ट, सेकेंड है तो सेकेंड। तो इस प्रकार से जो यह मैट्रिक्स तैयार हुआ, यही इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। तो यही हम डिफिनेशन में लिखे हुए थे, अब तुमको समझने में सुविधा हो जाएगी। देखो, ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय, एक मैट्रिक्स जो प्राप्त होता है,
इंटरचेंजिंग, अदला बदली करने पर इट्स रोज एंड कॉलम्स, रो और कॉलम को जब इंटरचेंज करते हैं तब जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो उसी को हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? यही हमने डिफिनेशन लिखा था, तो तुम लोग समझ भी गया। एक बार फिर बोल देता हूं कि सारे रो को तुम क्या करना, कॉलम में बदल देना। जैसे फर्स्ट रो रहेगा तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रहेगा तो सेकंड कॉलम, थर्ड रो रहता तो थर्ड कॉलम। तो इस प्रकार से उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्राप्त हो जाता है। ट्रांसपोज को ए डैश से सूचित किया जाता है या टी लिखकर सूचित किया जाता है। ट्रांसपोज पर काफी हिसाब मिलेंगे, बड़ी मजेदार होता है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यही हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यहां एक बात और बोल देते हैं, देखो फिर कोई ए डैश का डैश कहे निकालने के लिए, यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स था इसका ट्रांसपोज कर दिया, फिर इसका ट्रांसपोज, तो करते हैं फिर इसका एक बार ट्रांसपोज। फिर वही बात सिखा चुके हैं कि रो को कॉलम में बदल देना है। तो फर्स्ट रो क्या हमारा है 1 4, तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया 1 4। सेकेंड रो क्या है हमारा 2 5, तो ये सेकेंड कॉलम हो गया 2 5। थर्ड रो हमारा है 3 6, तो ये थर्ड कॉलम हमारा हो गया 3 6। इस प्रकार से यही हमको ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकला। तुम देख रहा होगा यह किसके बराबर है, ए के बराबर। देखो 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से हम लोग एक बात यहां समझ गए कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज अगर करेंगे तो फिर वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? तो यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। मेन हम समझाना चाहें कि ट्रांसपोज किसको कहते हैं। मेरे भाई एक बार फिर से सुन लो कि रो जो रहेगा उसको कॉलम में बदल देना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, वही उसका ट्रांसपोज कहलाता है। ट्रांसपोज को डैश या टी से हम लोग डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब देखो, अब इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स पर तुम लोग को रंग बिरंग का हिसाब से मिलेगा, प्रॉब्लम से मिलेगा। हम भी भेजेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स पर बहुत रंग का प्रॉब्लम है, जिसमें ट्रांसपोज का यूज होगा और मल्टीप्लीकेशन का यूज होगा। जो पिछले क्लास में लोग पढ़े थे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज, मैट्रिक्स का गुना बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिवीजन करना बार बार। तो उसी मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन और इस ट्रांसपोज पर रंग बिरंग का हिसाब से पूछा जाएगा। जैसे एक आध नमूना तुम लोगों को दिखा रहा हूं कैसे कैसे पूछा जाता है, तो जरा समझो। अप्रोच भी इस पर दे देता हूं ट्रांसपोज मैट्रिक्स पर। क्लियर है? जरा ध्यान से देखना। अब जैसे कोई दे दिया हमको a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू 3 4 5 6, यही दे दिया मान लो। कोई कहेगा प्रूव दैट, साबित कीजिए कि, प्रूव दैट ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, यही प्रूव करने के लिए कहेगा। तो देखो कितना सुंदर है, मैंने मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन और ट्रांसपोज इसी दोनों पर आधारित हिसाब मिलेंगे तुमको बहुत सारे। अब ये देखो एलएचएस जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी मैट्रिक्स को गुना कर लेंगे। पहले गुना कर लेंगे, गुना करना तुम लोगों को तो आता ही है। पहले ए बी मैट्रिक्स निकालेंगे, जो हमको निकलेगा, अब उसका पहले ए और बी को गुना कर लेंगे, जो हमको निकल जाए, और तब उसके बाद क्या करेंगे, ए बी डैश तब निकालेंगे, यानी जो निकला रहेगा। जैसे मान लो पी एम आर टी निकल गया मान लो, तब इसका ट्रांसपोज करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पी एम और सेकंड रो को सेकंड रो आर टी, यानी इस प्रकार से हम लोग को प्राप्त होगा ए बी डैश। क्लियर है? ये एलएचएस तोड़ने का तरीका बताया हूं। फिर आरएचएस जब तोड़ेंगे, आरएचएस तो क्या है, बी डैश इंटू ए डैश, यानी पहले बी का ट्रांसपोज कर लो, तो बी हमारा यही मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा 3 4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और 5 6, ये बी डैश हमारा हो गया। इंटू फिर ए डैश, तो ए को ट्रांसपोज कर लो, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 1 2 और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, तो 3 4, ये बी डैश हो गया, ई डैश। अब इसको गुना करोगे तो वही मिलेगा, पी आर एम टी आ जाएगा, जो हम लोग का एलएचएस से मिला था। एक बात मैं बोल रहा हूं, मैं अपनी बात समझा रहा हूं, मेरे भावना को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इस प्रकार से पूछा जाएगा तो बना दोगे, यानी मल्टीप्लीकेशन और ट्रांसपोज का यूज। उतना ही नहीं, कभी कभी कोई कह देगा कि 2a डैश इंटू बी निकालिए, तो पहले क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स में 2 से पहले गुना कर लेंगे, और गुना करने के बाद तो उसका ट्रांसपोज कर देंगे, यानी रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। पहले 2 से गुना करने के बाद और तब उसको ट्रांसपोज कर लेंगे, ठीक है, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। ट्रांसपोज होने के बाद तब बी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया? उतना ही नहीं, कोई कह देगा ए प्लस बी डैश निकालिए, तो पहले क्या करेंगे, ए और बी मैट्रिक्स को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहले ए प्लस बी निकालेंगे, ऐसे ए प्लस बी दोनों को जोड़ेंगे तो 1 3 4 हो जाएगा, 2 4 6 हो गया, 3 5 8 हो गया, 4 6 क्या हो गया, 10 हो गया। क्लियर है? और तब इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, ऐसे ए बी डैश।
अब वही करेंगे, रो को कॉलम तो 4 6 फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम 4 6, सेकंड रो 8 10 तो ये सेकंड कॉलम 8 10 हो गया, यही हमारा A प्लस B डैश हो गया। कोई होता है नहीं, कोई एगो सी मैट्रिक्स देता है 1 2 1 1 मान लो, और कहता कि A प्लस B डैश इंटू C निकालिए, तो A प्लस B डैश पूरा निकाल लेते, और जो निकलता है उसको C से फिर क्या कर देते हैं, जो निकला है जैसे यही 4 8 6 10 ये हमको A प्लस B डैश निकला है, इंटू फिर C मैट्रिक्स जो होता है 1 2 1 1। अब इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते, गुना कर लेते, लेकिन जैसे भी हिसाब पूछे, बार बार मैं बोल रहा हूं, जैसा भी हिसाब पूछेगा तुम लोग बना लेना, क्योंकि इसमें या तो ट्रांसपोज का यूज होगा या नहीं तो मल्टीप्लीकेशन का यूज होगा। ट्रांसपोज भी तुमको करने आता है और मल्टीप्लीकेशन भी करने आता है। उतना ही नहीं, कोई कहता है 2A डैश इंटू 3B डैश निकालिए, तो पहले क्या करेंगे, A मैट्रिक्स से पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और तब उसका ट्रांसपोज कर लेंगे जो मिलेगा, फिर B मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और तब उसका ट्रांसपोज करेंगे जो मिलेगा। अब इस दोनों मैट्रिक्स को गुना करेंगे, जो मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ट्रांसपोज पर जैसा भी हिसाब होगा तुम लोग से बन जाएगा। ट्रांसपोज बहुत हल्का है, रो को कॉलम में चेंज कर देना है, इंटरचेंज कर देना है संगत, और मल्टीप्लीकेशन भी समझ चुका हूं पीछे भी। तो ऐसा ही हिसाब से ट्रांसपोज बनता है, कोई बहुत बड़ा हिसाब ट्रांसपोज पर नहीं बनता है, ये जो सिंपल हिसाब से है। चलो तो अब हम लोग प्रॉब्लम टाइप्स को कुछ आगे बढ़ाते हैं। ट्रांसपोज तो क्लियर हो चुका है, अब जरा उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, ट्रांसपोज कभी भूलना नहीं, बहुत सुंदर मैट्रिक्स है ट्रांसपोज। अब जरा उससे आगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ध्यान से देखना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो किसको कहते हैं, AEJ स्क्वायर मैट्रिक्स, AEJ स्क्वायर मैट्रिक्स called symmetric matrix, called symmetric matrix, symmetric matrix if A is equal to A dash। देखो ट्रांसपोज का यहां भी यूज हो गया इस मैट्रिक्स में। देखो हमने क्या लिखा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A is a स्क्वायर मैट्रिक्स, A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर तो समझ में आ गया होगा कि रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए। 3 रो है तो 3 कॉलम भी, 2 रो है तो 2 कॉलम, उसे हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। ध्यान सुनना, अब जो भी टाइप देंगे वो स्क्वायर में देंगे। वही लिखा हूं कि A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं कब, जब इस नियम का पालन करें। यही मेन डिफिनेशन है, A इज इक्वल टू A डैश। इसका मतलब हुआ कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो अपने ट्रांसपोज के बराबर हो, यानी उसको ट्रांसपोज करे तो ये वह मैट्रिक्स दिखाई पड़े, तो वैसे मैट्रिक्स, वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर हो गया, यानी वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो अपने ट्रांसपोज के क्या हो, बराबर हो, तो वैसे मैट्रिक्स को ही, वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डिफिनेशन सिंपल ही बोल सकते हैं कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो अपने ट्रांसपोज के बराबर हो, ट्रांसपोज के क्या हो, बराबर हो, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं एग्जांपल्स क्लियर कर देता हूं, जरा ध्यान से देखना। एग्जांपल A इज इक्वल टू, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का एक तरीका होता है, मेरे स्टाइल को समझना, तुम लोग भी लिख सकते हो, जिस स्टाइल से मैं लिख रहा हूं वैसे लिखोगे तुम लोग भी लिख सकते हो। जैसे मैं एक 3x3 ऑर्डर में एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि स्क्वायर में होता है 3x3, 2x2, 4x4, रो और कॉलम की संख्या बराबर लेना ही होगा, क्योंकि स्क्वायर में ये मैट्रिक्स होता है। क्लियर है, हम 3x3 ऑर्डर ले रहे हैं, देखो कैसे ले रहे हैं, ABC, जो रो वाइज लिखे हैं वही चीज कॉलम वाइज भी लिख दो, ABC, इधर भी ABC, डिजाइन बुझा रहा है ना, ऐसे ही काम करना। फिर अब इधर बच गया जो लिखने का मन, जैसे DE, जो रो वाइज काम कर रहे हैं वही काम कॉलम वाइज, तो DE, इधर भी DE, और लास्ट में जो बच गया जो मन करे F डाल दिया। इस प्रकार से सिमेट्रिक मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब कोई पूछेगा, क्वेश्चन भी तुमको कोई दे देगा कि बताइए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसे आप प्रूफ कीजिएगा, कैसे आप कह सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसके लिए सिंपल बात है कि इसका ट्रांसपोज करेंगे, अगर ये ट्रांसपोज इसके बराबर निकल गया तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा। तो आज इसका ट्रांसपोज कर देता हूं, देखो A डैश निकालता हूं, A डैश ट्रांसपोज जस्ट को हम पढ़ाया है कि सारे रो को कॉलम में बदल देना है, तो आओ तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तो ABC, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में तो BDE, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में तो CEF। अब जरा ध्यान से तुम देखो, यह और यह दोनों एक रंग का दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है,
जो यह मैट्रिक्स है वही एक यह मैट्रिक्स है, यानी दैट इज अर्थात ए जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, ए डैश के बराबर हो गया। सो इसीलिए इसीलिए इस ए को हम लोग बोलेंगे ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसलिए हम लोग ए को बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या समझ में आया? जब भी कोई ऐसे मैट्रिक्स दे दे प्रॉब्लम में, प्रूव दैट दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम लोग ऐसे ही ए नाम रख देंगे, उसका ट्रांसपोज कर लेंगे। ट्रांसपोज करने पर देखेंगे बराबर अगर आ गया दोनों, तो इसका मतलब हो गया कि वह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक लिखने का स्टाइल समझ में आ गया होगा, क्लियर है? ये हम 3x3 में लिखे हैं, 2x2 ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। जैसे देखो वैसे ही हम दिखा देते हैं यहाँ पर 2x2 में, जैसे यहाँ पर दिखा देता हूँ 2x2 ऑर्डर में लिखना रहता है तो कैसे लिखते हैं, ए चाहे ए बी, जो रो वाइज वही कॉलम वाइज, यहाँ भी ए बी और यहाँ जो मन करे सी, यानी जो रो वाइज वही कॉलम वाइज, लास्ट में जो बचे वो डाल दो। ये सिमेट्रिक हो गया 2x2 ऑर्डर। उतना ही नहीं, कोई कहता कि 4x4 ऑर्डर में लिखिए तो लिख डालो जो मन करे, जैसे अंत में ही लिख देते हैं हम 1 2 3 4, जो रो वाइज लिखे वही कॉलम वाइज, तो 2 3 4। फिर इधर से जो मन करे 5 6 7 रो वाइज तो वही कॉलम वाइज, तो 5 6 7। फिर 8 9 रो वाइज वही कॉलम वाइज, तो 8 9, लास्ट में जो मन करे 10। इस प्रकार से देखो ना, यह भी तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ये 4x4 ऑर्डर में हम लिख दिए हैं। तुम इसका ट्रांसपोज जब निकालोगे, ए डैश जब निकालोगे, ट्रांसपोज जब निकालोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, फोर्थ रो को फोर्थ कॉलम में, फिर यही तुमको दिखाई पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम बोलता है तुम लोग बढ़िया से समझ चुके हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तुमको लिखने भी आ गया होगा और डिफिनेशन तो समझ ही गए हो कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो अपने ट्रांसपोज के बराबर हो तो उसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? चलो भाई, तो ये था सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कहानी, तो हम इसको मिटा देते हैं। अब इससे अगला जो मैट्रिक्स हमारा है वो है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला जो मेरा मैट्रिक्स है वह है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं? ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स called skew symmetric matrix, skew symmetric matrix if a is equal to minus a dash। देख लो, यही मेन डिफिनीशन है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए, यानी अब जो भी हम लिख रहे हैं वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही भेद है। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इफ कब, जब ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश, यानी वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो अपने ट्रांसपोज के, ट्रांसपोज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज पहले इसलिए उसको पढ़ाया हूं, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो अपने ट्रांसपोज के निगेटिव के बराबर हो। किसके बराबर हो? निगेटिव के हो। इससे पहले क्या था कि जो सीधे अपने ट्रांसपोज के बराबर हो, ए बराबर ए डैश, उसको सिमेट्रिक कहते थे। यहां है कि जो अपने ट्रांसपोज के निगेटिव के बराबर हो, यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो अपने ट्रांसपोज के निगेटिव के बराबर हो, तो उसे हम लोग एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। सीधे ट्रांसपोज बराबर होगा तो सिमेट्रिक, और ट्रांसपोज के निगेटिव यानी माइनस निगेटिव के बराबर होगा ट्रांसपोज के, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि तो हम बात कर रहे थे वही जो अपने ट्रांसपोज के निगेटिव के बराबर हो, तो उसे हम लोग एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो वो समझ चुका होगा, हम काफी क्लियर कर चुका, लेकिन एग्जांपल्स क्लियर कर देता हूं। देखो ए इज इक्वल टू, हम एक 3x3 ऑर्डर में लिखते हैं, 2x2 में भी हो सकता है, 4x4 में, 5x5 में, यानी स्क्वायर में हो सकता है, इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। और इसके भी लिखने का ढंग है, एक तरीका है जो सीख लो। ऐसे ही लिखोगे तो तुमको एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा जाएगा। देखो क्या है, जीरो से स्टार्ट करना है हमेशा, जीरो से, या तो रो वाइज चलो या कॉलम वाइज। जैसे रो वाइज चल रहे हैं तो 0 A B, तो जो रो वाइज के वही कॉलम वाइज, लेकिन चिन्ह बदल करके, साइन बदल करके, ऐसे -A -B। क्लियर हो गया? जीरो से शुरू करना है,
रो वाइज चलो या कॉलम वाइज, तुमको जैसे चलने का, जैसे हम रो वाइज चले हैं तो ए भी लिए हैं तो कॉलम वाइज भी वही, लेकिन साइन चेंज करके, प्लस लेते तो माइनस, माइनस लेते तो प्लस। जैसे ए प्लस लेते बी माइनस, इधर ए हो जाता माइनस और बी हो जाता प्लस, यानी चिन्ह उल्टा कर देना है। क्लियर है? फिर आओ, फिर जीरो से शुरू करना है, फिर जो मन करे, जैसे सी ले लिए तो इधर हो गया माइनस सी, जो रो वाइज लिए वही कॉलम वाइज, खाली चिन्ह बदल के, और लास्ट भी जीरो से करना है। यानी मेरा कहना है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। प्रिंसिपल डायगोनल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्लियर है? तो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। तो डिजाइन तो समझ में आ गया। अब देखो कोई कहेगा कि प्रूफ कीजिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से, क्वेश्चन कोई दे देगा, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, कहेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं। आइए देख कैसे उन्हें दिखाते हैं। पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ऐसे ए डैश और निकालते हैं ट्रांसपोज, तुमको समझा चुके हैं। सारे रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। तो फर्स्ट रो हमारा है 0 AB, तो हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया 0 AB। सेकेंड रो है हमारा माइनस A0 C, सेकेंड कॉलम हो गया तो माइनस A0 और C। और थर्ड रो है माइनस B माइनस C0, तो हमारा थर्ड कॉलम हो गया माइनस B माइनस C और 0। क्लियर है? इस प्रकार से हम लोग ट्रांसपोज निकाले। अब ट्रांसपोज का निगेटिव निकालते हैं, यानी माइनस A डैश। अब तुम तो जानते ही हो मैट्रिक्स में अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके एवरी एलिमेंट उस चीज से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो माइनस से गुना करेंगे तो जीरो में तो जीरो रहेगा, यह ए हो गया, यह बी हो गया, ये माइनस ए हो गया, ये जीरो जो कहते हो, माइनस माइनस प्लस सी, ये हो गया माइनस बी, ये हो गया माइनस सी और जीरो जो कहते हो। देखो तो जब ठीक हो तो यह ए और माइनस ए डैश, यह ए जो मैट्रिक्स है वह, और यह माइनस ए डैश जो है, यह दोनों बराबर है कि नहीं है? तो दैट इज अर्थात यानी ए बराबर माइनस ए डैश है, यानी ट्रांसपोज के निगेटिव के बराबर हो गया। सो इसीलिए ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसलिए ए को कौन मैट्रिक्स कहा जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तुम लोग को समझ में आ चुका होगा। तो क्लियर है? तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो अपने ट्रांसपोज के निगेटिव के बराबर हो तो उसे हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? हम 3x3 दिखाए हैं, कोई 2x2 में भी पूछ सकता है। जैसे 2x2 ऑर्डर में अगर लिखना रहता तो कैसे लिखते जाओ बताओ? 2x2 ऑर्डर रहता तो जीरो से शुरू करना है, जो मन करे। जैसे ए ले लिए तो जो रो वाइज दिखे वही कॉलम वाइज, तो यहाँ माइनस से लेना पड़ता है, चिन्ह बदलना, और फिर यहाँ जीरो। देखो 2x2 ऑर्डर में हो गई इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 4x4 में कोई कहता तो कैसे लिखते? जीरो से स्टार्ट करते, जो मन करे 1 2 3, फिर इधर जो लिखे वही इधर, तो -1 -2 माइनस से साइन बदल देना है। फिर 0 5 6, तो इधर -5 -6, फिर 0 7, तो इधर -7, और फिर 0, यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हर हाल में 0 रहना चाहिए। तो तुम लोग का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने अब आ गया होगा, हमको लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी कोई मैट्रिक्स दे दे, पूछे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो पहले उसका ट्रांसपोज निकालना और उसके बाद उसमें माइनस से गुना करना, तब देखना कि वो दोनों बराबर आया कि नहीं आया। अगर बराबर आ गया तो इसका मतलब है कि वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तुम लोग समझ गया होगा। ट्रांसपोज के बराबर हो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्यू सिमेट्रिक होता है जो ट्रांसपोज के निगेटिव के बराबर है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज के निगेटिव के बराबर हो तो उसे हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पे हिसाब जो बनता है तो हम डिस्कस कर ही दिए कि दे देगा, कहेगा प्रूफ कीजिए कि सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ऐसे ही कर देंगे। या नहीं तो एक टाइप का और बनता है जो मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे एक हिसाब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पर ऐसा भी कभी कभी ऐसा भी बनता है जो पूछा जाएगा, दे देगा एक्सप्रेस में व्यक्त करना है। एक्सप्रेस प्रॉब्लम एक लिख रहा हूं, प्रॉब्लम एक्सप्रेस मैट्रिक्स, एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स 2 4 6 8 10 12 14 16 18 as sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix skew symmetric matrix ऐसा ही प्रॉब्लम पूछा जा सकता है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। लिखे हैं एक्सप्रेस यानी व्यक्त कीजिए ए मैट्रिक्स 2 4 6 8 10 12 14 16 18
यानी इस मैट्रिक्स को आप व्यक्त कीजिए, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको आप व्यक्त कीजिए एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी एगो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एगो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस दोनों के योग के रूप में इस मैट्रिक्स को व्यक्त कीजिए। यानी इसका क्वेश्चन पूछने का मतलब, क्वेश्चन का मतलब हुआ कि कौन सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो यह मैट्रिक्स मिलेगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। क्लियर है? तो आओ देखो कैसे बनाते हैं सॉल्यूशन। लेट माना कि वो सिमेट्रिक ले लो 3x3 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का है। एक सिमेट्रिक ले लेंगे जैसे ए बी सी, इधर भी बी सी डी ई, इधर भी ई और एफ। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने ले लिया 3x3 ऑर्डर का। प्लस अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लो जैसे 3x3 ऑर्डर का, तो 0 x y माइनस एक्स माइनस वाई। एलिमेंट चेंज करने क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का एलिमेंट एक ही है, इसके अलग अलग एलिमेंट लेंगे। 0 x y इधर माइनस एक्स माइनस वाई, फिर 0 इधर z, इधर हो गया माइनस z और फिर 0। तुम लोग क्लियर हो गया होगा। माना कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस एगो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बराबर है इस मैट्रिक्स के। यही क्वेश्चन कर रहा था 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मान लिया कि यह मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर इसलिए क्योंकि 3x3 ऑर्डर था, तो माना कि यह मैट्रिक्स यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स और यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, सम करते हैं, सम माने जोड़, तो यह मैट्रिक्स मिलता है। इक्वेशन खुद ही बनवा रहा था, इस प्रकार से बन गया। अब हम लोग का काम है ए बी सी डी ई एफ और एक्स वाई जेड का मान निकालना। क्योंकि इसका मान निकलेगा तब ना पता चलेगा कि कौन सिमेट्रिक था और कौन स्क्यू सिमेट्रिक था जिसको हम लोग जोड़े हैं तो यह मिला है। और इसका मान निकालने के लिए इक्वेशन तो तैयार कर ही दिए हैं। अब इस दोनों को जोड़ दो और इसके बाद मैट्रिक्स की बराबरी से इक्वेशन से बन जाएगा और सबका मान निकल जाएगा। जैसे देखो कुछ और आगे हम बढ़ा देते हैं। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से, a जोड़ 0 तो a, b प्लस x हो गया और c प्लस y हो गया, फिर b माइनस x हो गया, d प्लस 0 तो d हो गया और e प्लस z हो गया, फिर c माइनस y हो गया, e माइनस z हो गया और f और 0 तो सीधे f रहा, इजिकल टू हो गया 2 4 6 8 10 और 12 14 16 और 18 हो गया। और इस प्रकार से दो मैट्रिक्स की बराबरी सब काम कर लेंगे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होता है, संगत एलिमेंट बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा यहां से क्या हो जाएगा a इजिकल टू हो जाएगा 2, b प्लस एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा 4, c प्लस y इजिकल टू क्या हो जाएगा 6, b माइनस सेकेंड होगा पहला एलिमेंट प्लस b माइनस एक्स क्या हो जाएगा 8। यहां लिखता हूं कि हल करने सुविधा हो, b माइनस एक्स इजिकल टू 8, d इजिकल टू क्या आ जाएगा 10, यहाँ d इजिकल टू 10 देखो कि सब मान निकल रहा है। e प्लस जेड इजिकल टू कितना है 12, तो e प्लस जेड इजिकल टू 12 हो गया। c माइनस y इजिकल टू कितना आ जाएगा 14, तो c माइनस y इजिकल टू 14, e माइनस जेड इजिकल टू कितना 16, तो e माइनस जेड इजिकल टू 16। क्लियर है? और f इजिकल टू कितना है 18, तो f इजिकल टू 18, यानी a d f का मान तो डायरेक्ट निकल गया। और इस दोनों इक्वेशन को हल करेंगे तो b और x का मान ही निकलेगा, वैसे निकला हुआ है। इसको जोड़ देंगे अगर हम लोग तो x x कैंसिल हो जाएगा, 2b इजिकल टू 12 हो जाएगा, तो b इजिकल टू कितना हो गया 6 हो गया। क्लियर है? और जब b 6 हो गया तो x इजिकल टू हो गया -2, तो bx का निकल गया। इसी प्रकार से इसको ऐड कर देंगे तो y से तो 2c इजिकल टू हो गया 20, तो c इजिकल टू हो जाएगा 10, और c जब 10 हो गया तो y इजिकल टू हो जाएगा -4। क्लियर है? इसी प्रकार से इसको ऐड कर देंगे तो z से z कैंसिल हो जाएगा, 2 इजिकल टू हो जाएगा 28 और e इजिकल टू हो जाएगा 14, और e जब 14 हो गया तो z हमारा हो गया -2। इस प्रकार से a b c d e f सब का मान निकल गया, यहाँ डाल देंगे यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है? तो ऐसा कर सकता है। इसी में कहता कि कौन सा सिमेट्रिक और कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सबस्ट्रैक्ट करते हैं तो यह मिलता है, यहाँ प्लस के जगह पर क्या हो जाता माइनस हो जाता है। इस प्रकार से लोग काम कर लेते हैं। तो यहां तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम लोग को आज मेनली हम पढ़ाए हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्लियर है? ट्रांसपोज और मल्टीप्लीकेशन पर काफी हिसाब मिलेगा। उसके बाद पढ़ाए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसी 3 मैट्रिक्स पर हम लोग 4 पर काम करेंगे। पहले मल्टीप्लीकेशन का यूज, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक का। इन्हीं सब बातों पर हम लोग अब प्रॉब्लम बनाएंगे जो तुम लोगों को प्रॉब्लम भेज रहे हैं, और उस पर हम लोग
प्रॉब्लम बनाएंगे और कहीं कोई दिक्कत ना, क्योंकि जितना बात था हम लोग डिस्कस कर दिए। तो यहाँ तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं बहुत, क्योंकि मैट्रिक्स बहुत मेन जो है थ्योरी है। थ्योरी अच्छा से समझोगे तो प्रॉब्लम में एक भी दिक्कत तुमको नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम का जड़ जो होता है वो थ्योरी ही होता है। इसलिए थ्योरी अच्छा से समझो। हमको लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगला क्लास हमारा फिर बड़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिस दिन हम पढ़ाएंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, उस पर भी काफी अच्छे अच्छे हिसाब बनते हैं। तो यहाँ तक समझने किसी को दिक्कत नहीं। सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से, और थैंक यू फॉर योर पेशेंस।